हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड का क्लास 12 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मीन्स अब हम लोग अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे। जो 2020 के पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज। तो आज बच्चों हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं उस पेपर का कोड है 346 एक्सेस। आप अपने अनसॉल्व में ये पेपर खोल लीजिए और आइए एक तरफ से इस पेपर को सॉल्व करते जाते हैं और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस पेपर की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन सबको खत्म कर देते हैं। तो आज बच्चों हम सेक्शन ए को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ए में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, पहले इनको हम सॉल्व करेंगे। कह रहे थे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई डॉट ए। ठीक है, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी यूनिट कितनी आएगी, तो यूनिट अगर हम फ्लक्स की निकालेंगे, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले यूनिट लिखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया की यूनिट लिखेंगे। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर का स्क्वायर। जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे मीटर से मीटर स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमसे कह रहे हैं कि अ वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स इज एज फॉलोइंग। और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है 9/2 ओम, 16/3 ओम, 12 ओम या 24 ओम। चलिए बच्चों, एक वायर है कह रहे हैं। ठीक है, एक वायर है, इसकी कुछ लेंथ होगी जो भी हो। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 24 ओम। ठीक है, इस वायर को बेंट करके एक ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, और इस ट्रायंगल को हम कुछ नाम दे दें ABC। तो इसमें कह रहे हैं कोई दो पर्टिकुलर कॉर्नर्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए B और C के बीच का आप निकालते हैं, तो आपको RB से C का निकालना है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालना है किसका, BC का। कैसे निकालेंगे, तो बच्चों पहले आपको हर पार्ट का रेजिस्टेंस पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड सेम हो गई। इसका मतलब अगर टोटल लेंथ L है तो ये क्या हो जाएगी, L/3, इसकी लेंथ L/3, इसकी लेंथ L/3। और आपको पता है कि अगर किसी वायर को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर 24 ओम रेजिस्टेंस है तो 24/3 ओम, इसका भी 24/3 ओम, इसका भी 24/3 ओम। बच्चों अगर 4 पार्ट में ब्रेक करते हैं ना, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाता है 24/4 ओम प्लस और 24/4 ओम, और इस तरीके से चारों पार्ट का। ठीक है, तो यहां से बच्चों इसका मतलब हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम। ठीक है,
इसका मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम, इधर का रेजिस्टेंस 8 ओम, इधर का रेजिस्टेंस 8 ओम। अब बच्चों पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब तो टोटल निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा दिख रहा है कि जो भी करंट यहाँ पे इंटर करेगी वही करंट इसमें फ्लो करेगी। इसका मतलब R1 और R2 दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 मीन्स R डैश आ गया 16 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 16 ओम। ठीक है, और देखिए बच्चों इन दोनों के साथ ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है बच्चों, पैरेलल में। देखिए ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसके साथ एक ऐसा है पैरेलल में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो जब R1 और R2 आपस में पैरेलल हैं, इस R डैश और R3 आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, R डैश R3 अपान R डैश प्लस R3। देखिए अब आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीख लीजिए। क्यों, होना तो ये चाहिए था कि अगर R डैश और R3 पैरेलल थे तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R3। बट हम एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R डैश 16 R3 8 अपान 16 प्लस 8 मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 128 डिवाइडेड बाई 24। जब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 16 अपान 3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 16 अपान 3 ओम। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सी पार्ट इसका करते हैं। तो पहले का सी पार्ट बच्चों क्या कह रहा हमारे पास, देखिए तो फर्स्ट का सी पार्ट कह रहा इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट R इज इक्वल टू 100 ओम। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, R इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ओम, XL इज इक्वल टू 200 ओम एंड XC इज इक्वल टू 200 ओम। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो हमें फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट्स। कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के लिए फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, tan phi बराबर XL माइनस XC अपान R। क्या होता है, XL माइनस XC अपान R। तो यहां से tan phi कितना आ जाएगा, देखिए XL 200 ओम, XC 200 ओम अपान R 100 ओम। तो इसका मतलब tan phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 200 माइनस 200 कितना हो गया 0। तो टोटल आंसर आ गया 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 डिग्री। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। इसमें देखिए ऑप्शन आपका क्या है 1 करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर D 1 का D। इसमें क्या हो रहा बच्चों, कह रहे इफ द पोलराइजिंग एंगल इज अल्फा एंड क्रिटिकल एंगल इज बीटा देन। ओके, देखिए पोलराइजिंग एंगल IP, ठीक है, ये हमको दिया है अल्फा, और क्रिटिकल एंगल IC ये हमको दिया है बीटा। इनमें रिलेशन बताना है। बच्चों आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि पोलराइजिंग एंगल है क्या। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए
रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है उस एंगल को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल क्या होती है? जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में इंटर करती है तो एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, कुछ ऐसा। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। पोलराइजिंग एंगल का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू tan IP, जहां म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू इज इक्वल टू हो गई हमारे पास tan अल्फा, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से रिलेशन बनाए तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई सी इज इक्वल टू 1/म्यू। तो साइन आई सी की जगह बीटा इज इक्वल टू 1/म्यू। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर क्या आएगा? म्यू इंटू 1/म्यू, इधर से मल्टीप्लाई। तो उधर क्या मिलेगा बच्चों? tan अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू tan अल्फा साइन बीटा। तो 1 इज इक्वल टू tan अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर 1 इसका करेक्ट होगा। tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट के लिए आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या कह रहा है ई पार्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैज मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। मींस अगर वेलोसिटी सेम हो तो इनमें से किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी? बच्चों वेलोसिटी सबकी क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। ये लैम्डा है, यही इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। यहां से आपने देखा कि लैम्डा डिपेंड्स ऑन 1/m, तो m जिसका ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, या हम कहें m जिसका सबसे कम होगा लैम्डा उसका सबसे ज्यादा होगा। हमको बताना है कि किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है। देखिए हमें ऑप्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, इसमें सबसे लाइट, सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए एफ पार्ट इसका, ये तो ई पार्ट था, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए एफ पार्ट बच्चों, एफ पार्ट में क्या कह रहे हैं? इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी न्यू, इन दोनों का अगर ग्राफ खींचा जाए तो बच्चों ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे, ठीक है। तो इनका कह रहे हैं स्लोप कितना होगा, इसका क्या कह रहे हैं बच्चों? स्लोप कितना होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। जिस
एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की एक ग्राफ कट होता है, इस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू नॉट, मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों हम मान लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा यहां से क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर। मान लीजिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, तो V नॉट यहां की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो अपान न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए यहां तक की क्या वैल्यू है, ये न्यू नॉट है, यहां तक की वैल्यू क्या है, न्यू, तो ये बची हुई वैल्यू क्या होगी, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो V0 अपान न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो इसके लिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टाइन इक्वेशन थी उससे इक्वेशन आती थी वो पता होनी चाहिए। क्या, EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट होती थी। EK इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट होती थी। EK को हम EV नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, तो V नॉट अपान न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, H अपान E, और यही तो इसका स्लोप आ गया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्लोप इज H अपान E। सो H अपान E इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, दैट द स्लोप ऑफ स्टॉपिक पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कर्व इज H अपान E। अब बच्चों देखिए यहां से, ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करना शुरू करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तो अब बच्चों दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या आता है, तो दूसरे प्रश्न का ए पार्ट क्या कहता है, डिफाइन द सेकेंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इसका मतलब एक कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना जो किनारे पर थिक और बीच में क्या होता है बच्चों, थिन होता है। कॉनकेव लेंस के सेकेंड फोकस को डिफाइन करना है। तो बच्चों इसका सेकेंड फोकस कैसे डिफाइन होता है, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पड़ने वाली कोई लाइट रे, ठीक है, appears to move from a point of the principal axis, then this point is called second focus। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस बोलते हैं। ये सेकेंड फोकस होता है। तो सेकेंड फोकस क्या होता है कि जब पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती हुई महसूस होती हैं, उस पॉइंट को उस कॉनकेव लेंस का सेकेंड फोकस कहते हैं, ठीक है। जबकि अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेकेंड फोकस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइटें जिस पॉइंट पर मिल जाती उसको सेकेंड फोकस कह देते। खैर अभी कॉनकेव का पूछा था तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों अगला टर्म हमारे पास आता है बी पार्ट इसका क्वेश्चन का, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो बी पार्ट इसका कह रहे हैं कि एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ, ठीक है। तो बच्चों एवरेज लाइफ को लिखते हैं हम लोग किससे, टाउ से। किससे लिखते हैं बच्चों हम लोग, टाउ से। और हाफ लाइफ को लिखते हैं टी हाफ से। इन दोनों में हमको रिलेशन बताना है। तो देखिए बच्चों अगर आप बेसिक बात करें तो एवरेज लाइफ क्या होती है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के सभी एटम्स की लाइफ के एवरेज को बोलते हैं एवरेज लाइफ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए टाउ इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/λ, जहां पर लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। लैम्डा क्या होता है बच्चों, डीके कांस्टेंट। जबकि जो हाफ लाइफ है इसका फार्मूला होता है, ठीक है,
0.6931 अपान लैम्डा। टी हाफ का फार्मूला क्या होता है? 0.6931 अपान लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं यहां से, या इन दोनों को आपस में मैं डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? टाउ अपान टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपान 0.6931। क्यों? अपान का लैम्डा, लैम्डा से कैंसिल। अब देखिए क्या होगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 अपान 0.61, ये बचेगा 1.44 इंटू टी हाफ। तो ये क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। ठीक है, मीन्स जो एवरेज लाइफ होगी वो हाफ लाइफ की 1.44 टाइम्स होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे इसका सी पार्ट आता है दूसरे क्वेश्चन का, ये क्या कहता है? ये कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों आपको पता है कि जब किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर लाइट पड़ती है, फोटान गिरते हैं, तो लाइट के पड़ने से फोटो सेंसिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होने लगता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, जब उसको लाइट यानी कि एनर्जी मिलती है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए, निकालने के लिए, इमिशन के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और बच्चों वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहां H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वर्क फंक्शन हो गया। अब चलिए इसके डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय वाटलेस करंट? बच्चों व्हाट इज मीन्ट बाय वाटलेस करंट, इसको मैं हटा दूं। वाटलेस करंट, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज मीन्ट बाय वाटलेस करंट, मतलब इसकी डेफिनेशन। तो वाटलेस करंट क्या होती है? कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो करंट के फ्लो होने से पावर लॉस जीरो रहता है। उनका जो एवरेज पावर लॉस होता है, ठीक है, वो जीरो रहता है। मीन्स the current, the alternating current on flowing which in a circuit the average power loss zero is called wattless current। ठीक है, और वाटलेस करंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ सर्किट हैं जो वाटलेस करंट जिनमें फ्लो होती है, जैसे अगर किसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगाओ या किसी सर्किट में केवल कैपेसिटेंस लगाओ, इन सब में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है? वाटलेस करंट। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं इफ रेजिस्टेंस इज एब्सेंट इन द सर्किट देन द एवरेज पावर लॉस इन द सर्किट बिकम्स जीरो। दिस करंट फॉर विच पावर लॉस जीरो इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब डीसी करंट वाटलेस नहीं हो सकती। ठीक है, अब ई पार्ट की बात करते हैं। कह रहे डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट।
क्या है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों ग्रेडियंट का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या बोलेंगे, द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट सिंपल सी बात है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों, तो जब किसी गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट मींस 1 एम्पियर की करंट फ्लो करें, उस करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, जितना एंगल का डिफ्लेक्शन मिलेगा, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। मींस करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SI सेंसिटिविटी, I का मतलब करंट, करंट सेंसिटिविटी। तो ये बराबर हो जाता है बच्चों phi/I के, मीन्स SI बराबर फार्मूला हो जाता है फाई। फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए, NBAI/C और I से I कैंसिल। तो करंट सेंसिटिविटी बराबर होता है NBA/C, जहां पर C को टॉर्जन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट बोलते हैं C। ये हमारी करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।